तो यह चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग संख्यांकी के नाम से जानते हैं। हाँ, संख्यांकी एक गणित का नहीं विषय है, ये एक विज्ञान का विषय है, ठीक है ना। आजकल के समय में यह संख्यांकी राजनीति शास्त्र में जो है ना इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यह एक राजनीति संख्यांकी मतलब अंग्रेजी में एस्थेटिक्स, ठीक है ना। ये एस्थेटिक्स जो है इसका अर्थ अगर बात करें तो साधारणतः इसका अर्थ होता है राजनीति शास्त्र, ठीक है ना। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस आप अंग्रेजी जानते हैं ना, तो इसको लैटिन भाषा में राजनीति शास्त्र को लैटिन भाषा में एस्थेटिक्स ही कहा जाता है, ठीक है ना। एस्थेटिक्स का मतलब अर्थ होता है राजनीति शास्त्र, ठीक है ना। तो ये एस्थेटिक्स क्या होता है, गणित का नहीं विज्ञान का विषय होता है, इसलिए यहां पर लिखे हैं विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सुव्यवस्थित आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्यांकी कहते हैं। हाँ, यानी कि ऐसा आंकड़ा जो एक क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया हो, ठीक है ना, उसका वर्गीकरण सही से हो, संग्रह मतलब आंकड़ों का संग्रह जो होता है उसका वर्गीकरण सही से किया गया हो, उसका प्रस्तुतिकरण मतलब जो है ना ठीक से हो, और वह बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुव्यवस्थित आंकड़ा। और सुव्यवस्थित आंकड़ों का अध्ययन को ही हम लोग संख्यांकी कहते हैं, यानी एस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एस्थेटिक्स एक अंग्रेजी शब्द है और इस अंग्रेजी शब्द का हम लोग कुछ अर्थ समझते हैं। विभिन्न देशों का अपना अपना जो है ना अर्थ होता है। जैसे एस्थेटिक्स शब्द हाँ लैटिन भाषा के एस्टेटस से बना है, यह सब माना जाता है कि एस्थेटिक्स शब्द जो है लैटिन भाषा के एस्टेटस से बना है, ठीक है ना। मतलब एस्टेटस का यहाँ अर्थ होता है क्या, तो ये मतलब जो है ना प्राप्त संख्या का समूह, ठीक है ना, प्राप्त संख्या का समूह। स्टेटस का ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ जानते हैं, स्टेटस का हिंदी होता है स्थिति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटस का जो हम लोग का मतलब दैनिक भाषा में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है अर्थ, उसका मतलब स्टेटस का अर्थ होता है क्या, स्थिति, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि स्टेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, किससे, स्टेटस से, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ये बहुत पुराना मतलब जो है ना विषय है, ये जो स्टेटिक्स विषय है बहुत पुराना विषय है, ठीक है ना। और इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कुछ अर्थ जो लिखा है उसका मतलब उसको समझना जरूरी है। स्टेटिक्स शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। अब देखिए इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से बना है, इटालियन भाषा यानी कि इटली की भाषा। हाँ, स्टेटिक्स जो है मतलब स्टेटिक्स का जो इटालियन भाषा होता है वो एस्टेटिस्टा होता है। क्या होता है, एस्टेटिस्टा, पढ़ने हो जाएगा ना, एस्टेटिस्टा, ठीक है ना। तो ये देखिए एस्टेटिक्स भाषा के मतलब जो है ना इटालियन भाषा में इसको क्या पढ़ा जाता है जी, एस्टेटिस्टा पढ़ा जाता है। और जर्मन भाषा के एस्टेटिक्स शब्द से माना जाता है, ठीक है ना, यानी कि जर्मनी में यही पढ़ा जाता है, एस्टेटिक्स ही पढ़ा जाता है। लेकिन इटली के भाषा में इसको मतलब क्या पढ़ते हैं, एस्टेटिस्टा पढ़ते हैं, और लैटिन भाषा में इसको क्या जानते हैं, स्टेटस जानते हैं। तो इसमें तीन गो बात को याद रखना है, ध्यान रखना है। क्या, एस्थेटिक्स जो है वो लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, और फिर क्या याद रखना है, यही एस्थेटिक्स को मतलब इटालियन भाषा यानी इटली के भाषा में इसको एस्टेटिस्टा कहा जाता है, और जर्मन की भाषा में इसको एस्थेटिक्स ही कहा जाता है, एस्थेटिक्स को एस्थेटिक्स ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये बात को अगर आप समझ गए हैं तो अब देखिए हम लोग लिखे आंकड़े। आंकड़े मतलब संख्याओं का समूह, ठीक है ना। संख्या मतलब बहुत सारा है, उसको एक समूह में मतलब लिखना ही आंकड़ा कहलाता है, ठीक है ना। तो आंकड़ा तो कई प्रकार का होता है, मतलब संख्यांकी में आपको भिन्न भिन्न जगह पर आंकड़ों का अलग अलग स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो एक जो आपका आंकड़ा का परिभाषा है उसको ध्यान में रखना है। आंकड़े क्या होता है, संख्याओं के समूह होता है, अर्थात संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संकलन मतलब गणना
करना, संकलन का मतलब गणना करना यानी गिनती करना, ठीक है ना। तो संकलन की दृष्टि से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़ा जो होता है ना उसको कई मतलब प्रकार से मतलब इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो एक आप यहां पर समझना है, संकलन की दृष्टि से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा। ये समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। हो सकता है आपकी क्लास में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो याद कितना रखना है? दो प्रकार का। प्राथमिक आंकड़ा जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा, ठीक है ना। दूसरा द्वितीयक या गौण आंकड़ा, द्वितीयक या गौण, द्वितीयक का ही दूसरा अर्थ होता है गौण। हाँ, द्वितीयक या गौण आंकड़ा अंग्रेजी है सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना, सेकेंडरी डाटा। अब देखिए प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं इसको समझिए, ठीक है ना। प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा में कुछ भी मतलब जो है ना एक विशेष बात है, उसको भी हम लोग नोट में लिखे हैं, समझे, नोट में भी लिखे हैं इसको। प्राथमिक आंकड़ा का परिभाषा सबसे पहले लिखे हैं, वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंसाधन के लिए संकलित हो। अनुसंसाधन का मतलब हुआ रिसर्च। हाँ, वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंसाधन के लिए संकलित हो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जैसे जनगणना, हाँ, आपके गांव में अपने समाज में देखते होंगे व्यक्ति मतलब जनगणना करते हैं, हाँ, उसके लिए सरकार आदेश देते हैं और जनगणना कराते हैं ना जी। तो जनगणना जो है वो एक मतलब गांव या समाज के ही लोग उसके ही मोहल्ले का मतलब जनगणना करता है, ठीक है ना। तो उसको पूरा का पूरा उसको एक्यूरेट उसका मतलब जो ना आंकड़ा है वो सरकार को निर्धारित करता है, सरकार को ये मतलब प्रदर्शन करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये डेटा है। हाँ, मतलब कौन सा मतलब किस घर में कितना फैमिली है, हाँ, यानी कितने सदस्य है, इनकी बारे में आप जो डेटा देखते होंगे बनाते हैं जनगणना में, वो एक क्या है, वो जो डेटा तैयार करता है वो प्राथमिक आंकड़ा है। जनगणना में जो डेटा तैयार किया जाता है वह कैसा आंकड़ा है? प्राथमिक आंकड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर छात्र हैं, तो छात्र कितने हैं अगर गिनती कर रहे हैं, हाँ, तो यह एक जो आंकड़ा प्राप्त होगा कि लड़की की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है, ये जो डेटा हम तैयार करेंगे, ठीक है ना, तो वह एक क्या होगा? प्राथमिक आंकड़ा होगा। क्या होगा? प्राथमिक आंकड़ा। तो याद रखना है कि प्राथमिक आंकड़ा का परिभाषा में क्या, वे आंकड़ा जो पहली बार किसी अनुसंसाधन के लिए संकलित हो, ठीक है ना, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जैसे जनगणना हो गया या विद्यार्थियों की संख्या को गिनना हो गया, ये मतलब रोगियों की संख्या का गिनना हो गया, मतलब ये सब क्या है? प्राथमिक आंकड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा, इसको समझना, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है, 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है, ठीक है। तो द्वितीयक या गौण आंकड़ा का परिभाषा लिखे हैं, यदि किसी संसाधन के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध हो, ठीक है ना। मान के चलिए कोई आंकड़ा पहले से तैयार कर दिया गया है, हाँ, कोई मतलब है कि वो पहले से आंकड़ा तैयार कर लिया है, ठीक है ना, जिनका संकलन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया हो और अनुसंसाधन करता इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग में लाए, तो इसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। मतलब कि इसमें दो व्यक्ति भूमिका निभाएगा, तो एक तो पहले से आंकड़ा तैयार रहेगा, तो कोई ना कोई आंकड़ा तैयार करेगा, तभी ना वो आंकड़ा पहले से तैयार होगा, और फिर जाकर जो अनुसंसाधन करता होगा, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होगा, वही आंकड़ा को अगर प्रयोग में ला लेता है तो उसी को कहा जाता है क्या? द्वितीयक आंकड़ा। कैसा आंकड़ा? द्वितीयक। यानी इसमें दो व्यक्तियों का मतलब जो है ना आंकड़ों का चयन करना होता है, दो व्यक्ति इसमें मिलकर के आंकड़ा तैयार करता है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वितीयक आंकड़ा। कैसा आंकड़ा? द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक हम लोग जाने कि आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होता है, दूसरा जाने द्वितीयक आंकड़ा होता है। मतलब आंकड़ा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? तो संकलन के दृष्टि से, संकलन की दृष्टि से, मतलब संकलन मतलब गिनती की दृष्टि से। चलिए, अब दोनों आंकड़ों में एक मतलब विश्वसनीय आंकड़ा जो होता है, विश्वसनीय मतलब जिसमें आप मतलब विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा आंकड़ा होता है, कोई आंकड़ा गलत भी होता है, कोई आंकड़ा सही भी होता है, ठीक है ना।
अब देखते हैं कोरोना काल का ही बात ले लीजिए, आदमी मरता था कितनों, कहता था कितनों, ठीक है ना। तो यह जो आंकड़ा होता है वो मतलब कुछ आंकड़ा क्या होता है, गलत भी होता है। क्या होता है, गलत भी होता है, जिसकी आंकड़ा को हम लोग मतलब जो है ना एकदम कह सकते हैं कि मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्या विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ा जो होता है वो विश्वास करने वाला आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है। वो व्यक्ति जो है ना मतलब आंकड़ा कुछ भी है और बता कुछ भी रहा है, इसलिए उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना है ये जो प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा है, ठीक है ना, दोनों आंकड़ों में से अधिक विश्वसनीय प्राथमिक आंकड़ा है। क्या है, प्राथमिक आंकड़ा है। प्राथमिक आंकड़ा जो होता है ना वो गांव ही समाज के कोई व्यक्ति तैयार करते हैं और अपनी निष्ठा का उसमें पालन करते हैं, ठीक है ना। कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाता, एकदम वो सही रिपोर्ट बनाता है। इसलिए जो प्राथमिक आंकड़ा है वह कैसा आंकड़ा है जी, विश्वसनीय आंकड़ा है। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा में सबसे विश्वसनीय आंकड़ा कौन सा है, तो कौन सा आंकड़ा होगा, प्राथमिक आंकड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है। तो ये दोनों चीज मतलब जो है समझना और याद रखना बहुत जरूरतमंद चीज है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखे हैं चर मान की बारंबारता। स्पेशली हम लोग बारंबारता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चैप्टर में बारंबारता जानते हैं, चर मान जानते हैं, बारंबारता जानते हैं, संचयी बारंबारता जानते हैं, ठीक है ना। इसी में होता है वर्ग अंतराल भी होता है, वर्ग चिन्ह भी होता है, बारंबारता भी होता है, संचयी बारंबारता होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का हम लोग एक व्यवस्थित टेबल बना करके माध्य, माध्यक, बहुलक को ज्ञात करते हैं। तीन चीज को स्पेशली इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है ना। क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक। याद रखना ये तीन ही चीज, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। क्या है जी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन सब है, तो आप कहेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो स्पेशली इसमें तीन चीज पढ़ा जाता है, क्या क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब इसमें छोटा मोटा चीज है जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो ये सब चीज है छोटा मोटा चीज, जिसको आप देख करके आप मतलब सवाल को देखते और सवाल को बनाते क्रम में इस चीज को आप समझ जाते हैं कि वर्ग अंतराल को कैसे लिखते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे लिखते हैं, बारंबारता कैसे लिखते हैं, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज को आप सवाल पे मतलब आराम से समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ बेसिक कंसेप्ट था वही चीज का हम यहाँ पर जिक्र किए हैं। तो इसमें एक चीज आया चर मान की बारंबारता। अब बताइए चर मान क्या होता है। हाँ, चर मान होता वैसा मान होता है जो मान बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। जो मान बदलता रहता है उसको कैसा मान कहते हैं, चर मान कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि चर मान क्या है, तो वैसा मान जो बदलता रहता है उसे चर मान कहते हैं। अब जो मान बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं, चर मान। अब चर मान की बारंबारता की परिभाषा हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। बारंबारता का अंग्रेजी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कई चीजों में मतलब उपयोग किया जाता है, फिजिक्स में भी उपयोग किया जाता है, मैथ में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग अर्थ है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, गणित का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग चीज है और फिजिक्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स में भी फ्रीक्वेंसी पढ़ने के लिए है, मतलब बारंबारता पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ गणित में भी बारंबारता पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। अब गणित की बारंबारता जो है ना वो संख्याओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, संख्याओं से संबंधित है, ठीक है ना। तो अब देखिए बारंबारता का हम लोग क्या याद रखना, अंग्रेजी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे सूचित किया जाएगा, तो एफ से सूचित किया जाएगा। किस एफ से, तो स्मॉल एफ से आप इसको सूचित करेंगे। किस एफ से, स्मॉल एफ से। बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से। अब देखिए वर्ग अंतराल को आपको पूछे कि वर्ग अंतराल को किससे सूचित करते हैं, तो CI से सूचित करते हैं। किससे, CI। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। हाँ, और वर्ग चिन्ह है, एक चीज क्या है, वर्ग चिन्ह।
क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को xi से सूचित करते हैं, स्मॉल xi, मतलब इस टाइप से, हाँ, x दिए और नीचे i दे दिए, तो ये हो गया वर्ग चिन्ह का संकेत, ठीक है ना। और अभी बताए कि बारंबारता का संकेत क्या होता है? स्मॉल f होता है। एक होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को cf से सूचित करते हैं, ठीक है ना। दो चीज यहां हम लोग पढ़े ही हैं, दो ही चीज यहां पर हम लोग को मूलतः समझना है, एक बारंबारता और दूसरा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF से सूचित करते हैं और बारंबारता को F से। तो याद रखना है, जो बारंबारता होता है उसको स्मॉल f से सूचित करते हैं और संचयी बारंबारता को कैपिटल CF से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका हम लोग इस उपयोग करते हैं सवाल बनाने में, ठीक है ना। CI देते हैं, XI देते हैं, FI देते हैं और CF लिखते हैं, और ये सब चीज को मतलब एक टेबल में तैयार करके माध्य माध्यक बहुलक को हम लोग निकालते हैं, इसकी मतलब मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए हम यहां पर CF का पूरा नाम बता देते हैं। CF का पूरा नाम होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्या? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। C का मतलब कम्यूटेटिव, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या याद रखना है CF का पूरा नाम? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या याद रखना है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर चर मान की बारंबारता का जो परिभाषा लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। इसमें परिभाषा में लिखे हैं किसी प्रेक्षण में, प्रेक्षण क्या होता है? एक आंकड़ा का समूह होता है, ठीक है ना। मान के चलिए कोई प्रयोग किया और उसमें मतलब संख्या कितना कितना प्राप्त हुआ उसकी बात। अब मान के चलिए इसी में विद्यार्थी है, ठीक है ना। इस विद्यार्थी में मतलब जो है परीक्षा लिया गया और परीक्षा में और कौन कितना मार्क लाया उसका एक डेटा तैयार कर दिए, ठीक है ना। तो वह क्या हो गया? एक प्रेक्षण हो गया। क्या हो गया? वो प्रेक्षण हो गया। तो किसी प्रेक्षण में जो चर मान सबसे अधिक बार आती है, ठीक है ना, उसे उस चर मान की बारंबारता कहते हैं, उसे उस चर मान की बारंबारता कहते हैं। जब देखिए इस समूह में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी में मतलब जो गणित का अगर परीक्षा लिया जाए तो कोई गणित में 40 लाया, कोई 30 लाया, कोई 20 लाया, कोई 80 लाया, कोई 60 लाया, हाँ, कोई 90 लाया, कोई 100 लाया। तो ऐसा मतलब संख्याओं का एक समूह बनेगा ना जी। उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार होगा वही क्या कहलाएगा? बारंबारता। क्या कहलाएगा? बारंबारता। याद ऐसे आपको रखना है, संख्याओं का एक समूह है और संख्याओं के समूह में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाएगा? बारंबारता। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक डेटा को हमने तैयार किए हैं, क्या? किसी क्लास के 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो अंक है वो एक मतलब जो है ना परीक्षा में प्राप्त अंक है। इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है? 60। तो क्या हो गया? चर मान 60 की बारंबारता कितना? 4 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि सॉरी, चर मान 60 की बारंबारता क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी कि 60 कितना बार है? 4 बार, जो कि सबसे अधिक है इसमें, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए चर मान की संचयी बारंबारता, चर मान की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। संचयी बारंबारता को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आपको एक उदाहरण से यहां पर समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण से यहां पर समझा दे रहे हैं। एक टेबल बना लिए हम, ठीक है ना। और टेबल में क्या किए तो याद रखना है, इसमें एक होता है CI क्लास इंटरवल, ठीक है ना। एक होता है बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको F से नोट करते हैं। किससे? F से। मान के चलिए एक आंकड़ा ऐसा है कि मतलब 0 से 10 है, ठीक है ना। और इसमें क्या है तो मान के चलो 0 से 10 जो है उसमें जो संख्या आया है, मान के चलो 2 बार कोई संख्या आया है तो 2 लिख दिए, बारंबारता 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मान के चलो 10 से 20 है, ठीक है ना। और 10 से 20 जो है इसके बीच जो कोई संख्या है वह संख्या सपोज दैट 3 बार आया है। कितना बार? 3 बार आया है, या कहे 5 बार आया तो 5 लिख देंगे। और फिर 20 से अगर हम बात करें 30 की बात करें तो ये मान के चलिए 7
7 बार है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 30 से 40 की बात करें तो सपोज दैट ये 10 बार आया है। उसके बाद 40 से अगर 50 की बात करें ये सपोज दैट 12 बार आया है। अब इसका हम लोग को निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है जी? संचयी बारंबारता। समझना बहुत जरूरी है संचयी बारंबारता को कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। और इसी का इस्तेमाल आपको सवाल में किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे CF, मतलब संचयी बारंबारता। अगर CF लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या याद रखना है? संचयी बारंबारता। अब देखिए 0 से 10 की संचयी बारंबारता क्या होगा? तो 0 से 10 में क्या है बारंबारता? 2, तो इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का मतलब 0 से 10 की बारंबारता कितना है? 2, तो इसलिए इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना। अब 10 से 20 की अगर संचयी बारंबारता कहेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या करना है? जोड़ करके। तो 5 2 कितना होगा? 7। फिर 20 से 30 को अगर संचयी बारंबारता निकालना है तो इन सभी को जोड़ना है, ऊपर जितना है वो सभी को जोड़ना है। 7 5 2 सबको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता इस ढंग से हम लोग निकालते हैं। अब मान के चलिए 30 से 40 की संचयी बारंबारता निकालना है तो इस सभी को इधर जोड़ना है, ठीक है ना। तो 14 10 कितना हो जाएगा? 24, तो यहाँ 24 लिख देना है। और फिर 12 और 24 कितना होगा? तो 36 यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इस टेबल से आपको आप बता दिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या देगा? वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा। संचयी बारंबारता निकालना आपको खुद से होता है, ठीक है ना। या आपको संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो बारंबारता आपको खुद से निकालना होता है, तब जाकर के आप माध्य माध्यक बहुलक की जो अध्ययन करेंगे उसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चर मान की संचयी बारंबारता का हम लोग जो यहाँ परिभाषा लिखे हैं इसको एक बार आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है किसी प्रेक्षण में चर, यहाँ 2 बार लिखा गया है तो 1 बार ही लिखना है। किसी प्रेक्षण में चर के किसी मान की संचयी बारंबारता उस मान तथा उससे छोटे मानों की बारंबारताओं का योग होता है। ऐसे ही हम लोग योग ही किए हैं, ठीक है ना। तो इस ढंग से आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो इतना बात को आप याद रखेंगे और इसके आगे जो लिखाया जाएगा उसको भी आप लोग को नोट करना है, ठीक है ना।